हाँ, तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को ये नहीं पता होता कि भाई उनके पैसे का किया क्या जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो डिसीजन उनके पैसों को लेकर के सभी तरह के सारे डिसीजंस वो डायरेक्टर्स ही लेते हैं। ठीक है। अब शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के जो इंटरेस्ट है वो थोड़े से अलग अलग इंटरेस्ट है। देखो, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है? शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है कि भाई मेरी वेल्थ क्रिएट हो, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, यही वे है ना। प्रॉफिट। हाँ, मेरे शेयर्स के प्राइस बढ़े, मेरी वेल्थ क्रिएट हो, ये शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है। ठीक है। अब अगर ऐसा शेयर होल्डर सोचते हैं और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी की तरफ से एक्ट कर रहे हैं, जिनको बिजनेस चलाना है, उनका भी यही इंटरेस्ट है, वो कह रहे हैं भाई हमारा भी पैसा बढ़े, हमारी भी वेल्थ बढ़े। बट दोनों की वेल्थ बढ़ने के लिए, जब एक की वेल्थ बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, और दूसरे की बढ़ेगी तो पहले की कम होगी, ऐसा होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि भाई कम शेयर होल्डर्स और सामने की तरफ आपके आ गए डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स क्या लेते हैं कंपनी से? सैलरी लेते हैं। यस सर। तो अगर इनकी सैलरी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स कम होंगे ना। यस सर। और अगर इनकी सैलरी कम होगी तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये देखो, ये आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट अलग अलग हैं यहाँ पर। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स कंपनी के साथ, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कई बार वो इसके अंदर क्या करते हैं, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपना रिम्यूनरेशन ड्रॉ कर सकें। ठीक है। ये दिक्कत हमने कई सालों से देखने के लिए हमको मिली है। तो हमने कहा कि भाई यार ये तो दिक्कत वाली बात है, ऐसे तो कैसे होगा काम। वी नीड टू क्रिएट सम ट्रस्ट, है ना। इसीलिए हम लोग एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर लेकर के, ठीक है, कंपनी आज की डेट में जो भी काम कर रही है, वी नीड टू कीप द कंपनी अकाउंटेबल, है ना। कंपनी जो भी एक्ट कर रही है, हम उस एक्ट के लिए कंपनी को क्या करना चाहते हैं? अकाउंटेबल करना चाहते हैं। अब लेकिन ये बात हमको समझ में आ गई, सर कंपनी खुद से तो एक्ट कर नहीं रही है, एक्ट कौन कर रहा है? कंपनी के डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। यस और नो? कंपनी क्या है? कंपनी एक यस शीट है सर। बेसिकली ना, एक पर्दा है कंपनी। इसके पीछे काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है इस शील्ड के पीछे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स बेसिकली कंपनी की शील्ड लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी काम अगर कंपनी कर रही है तो उसके पीछे डायरेक्टर्स हैं, और हमें ये ढूंढना होगा, हमें ये पता करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो कंपनी के एक्ट के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से हम लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कुछ भी नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि भाई कंपनी को रिस्पॉन्सिबली चलाया जाए। ठीक है। काम करने में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होने चाहिए, ये डिटर्मिनेशन हो कि भाई कौन लोग अकाउंटेबल है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। इतनी सी बात है। तो अब उसके लिए हमको ये जरूरी था कि कुछ नियम बनाते, कुछ कानून बनाते। ठीक है। तो ऑडिट में तो इसके लिए कोई नियम कानून हम बना नहीं सकते, तो कहाँ पे बनाएंगे इसके लिए नियम कहाँ? तो हमने जो है अलग से, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, बेसिकली आप देखोगे कंपनीज एक्ट है, या कंपनीज एक्ट से के अलावा भी हमारी सरकारों ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो जो भी कंपनीज होती हैं उन कंपनीज को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन नियमों को मानना होता है। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा अकाउंटेबल लगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगे। सिंपल सी बात है। आ रही बात मेरी समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? मींस बाय विच अ कंपनी इज ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड इज टू इंश्योर दैट कंप्लायंस आर रन वेल इन द इंटरेस्ट ऑफ दे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कि भाई कंपनी को ऑपरेट और कंट्रोल किया जाए, इसका पर्पस है, इसका एम है कि इस तरीके से ऑपरेट और कंट्रोल किया जाए कि कंपनी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स और वाइडर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में काम करे। ठीक है। कोशिश है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लोगों की भी, डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को अब्यूज ना करें जिससे कि बाकी स्टेक होल्डर्स ग्रुप एडवर्सली इफेक्ट हो। ठीक है।
इन रिस्पॉन्ड टू द मेजर स्कैंडल्स, एक एक स्कैंडल हुआ था कुछ सालों पहले, एनरॉन करके कंपनी है, ठीक है। अब देखो, हमें हर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत ऐसे है नहीं। उन्हीं कंपनीज के लिए जरूरत होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ना भाई। दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। हमें कौन सी कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, जिसमें जनरली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें एट लार्ज बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर की वजह से कोई स्कैम निकल के आता है, तो बहुत सारे एट अ वाइडर स्केल इकोनॉमी को हमारे बहुत एकदम से नुकसान होता है। अभी आपको आज की डेट में पता लग जाए, रिलायंस या टाटा या ऐसी किसी बड़ी कंपनी के अंदर, एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनी या इस तरह की जो लिस्टेड कंपनीज है, इन कंपनीज के अंदर अगर कोई स्कैम हुआ या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर वहां पे हुआ है, उन्होंने इस तरीके से काम किया है कि भी जिससे कि उन्होंने मैनिपुलेट करे रिजल्ट्स, तो क्या होगा? खाली उनका नुकसान थोड़ी ना है वो, वाइडर इकोनॉमी का नुकसान है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा उस कंपनी के अंदर, है ना भाई? यही होगा। यस और नो? यस सर। है ना? तो इसलिए बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत हमको छोटी कंपनीज में नहीं है, हमें उन कंपनीज की जरूरत है जहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। अब एनरॉन ऐसी एक कंपनी थी, यूके के अंदर ही थी। क्या हुआ तो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, यूके एंड यूएस में कुछ रिफॉर्मेटरी मेजर्स लिए गए हैं। यूएस के अंदर सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट 2002 बना, जिसके अंदर रिग्यूरस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉ थे। यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाया गया है। हमें इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करना, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी से काम करना, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी, आप ज्यादा अच्छे से रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकोगे, और इस बात की संभावना कम होगी कि आप मिसमैनेज हो। ये हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल होते हैं। ये दो कंपनीज है, एंड्रॉन और कैरिलियन करके, दो कंपनीज थी जिनके अंदर बड़े स्कैम हुए थे। कैरिलियन में क्या हुआ था, 2018 में कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो लिक्विडेशन में चली गई थी। लिक्विडेशन पता है क्या होता है असली? सर मतलब अपना एसेट्स को बेच के पैसे इन हैंड कैश रखना। कंपनी को बंद करना है, लिक्विडेशन का मतलब ले दे करके। मतलब वो सब कुछ सेल करना। हाँ, सारे ऑपरेशंस खत्म करके कंपनी को वाइंड अप कर दिया था, बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके। ओके सर। इट इज डेथ ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन इज डेजोल्यूशन। बर्थ ऑफ अ कंपनी एंड लिक्विडेशन इज अ डेथ ऑफ अ कंपनी, है ना? ओके सर। वो कब होगा? जब कंपनी अपने डेब्ट्स चुकाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेब्ट्स इतने बिल्डअप हो गए कि अब वो अपने क्रेडिटर्स का पैसा रीपे नहीं कर सकती है। 1.5 बिलियन पाउंड का डेब्ट उनके ऊपर बिल्ड हो गया था। और यूके गवर्नमेंट की मेजर कॉन्ट्रैक्टर फर्म थी, ठीक है। जैसे इंडिया में अभी आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रैक्टर फर्म कौन है, पता है कुछ? अडानी। अडानी। हाँ, अडानी वन ऑफ दी हो सकती है। और जिनके टाटा। पास मेजर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? अंबानी। रिलायंस। नहीं, अंबानी नहीं। मेजर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो हैं वो है एल एन टी के पास। एल एन टी का नाम सुन, लार्सन एंड टर्बो। नहीं सर, नहीं सुना, इसका नहीं सुना था। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोग देखो सिर्फ उन्हीं कंपनी के नाम सुनते हैं जो ज्यादा पॉपुलर है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी ऐसी और दूसरी कंपनीज नहीं है। दे आर नेटवर्थ वाइज ये अडानी अंबानी बड़ी कंपनीज हो सकते हैं, लेकिन मेजर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मेजर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे भले आपकी रेलवे की लाइंस हो, नेशनल हाईवेज को बिल्ड करना हो, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाने हो, ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एल एन टी करके कंपनी है, लार्सन एंड टोब्रो करके, उसके पास है, ठीक है। ये काम ये लोग करते हैं। मतलब इंडिया में ओके ज्यादातर सर। रेलवे लाइन ही एल एन टी ने बिछाई है।
ओके सर। तो इतनी मेजर, तो ऐसे इंडिया में एक मेजर कंपनी है एल ना, तो वैसे ही वहां पे एक कैलडियन करके कंपनी थी यूके के अंदर, जिसके पास इसी तरीके के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से स्पेशली हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे, मेंटेनेंस के काम थे। वो यूके की सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और 43,000 से भी ज्यादा लोग इस कंपनी में नौकरी कर रहे थे। ठीक है, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और बंद हो गई। क्यों, क्या कारण रहा? द कंपनी टुक ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स एंड फेल्ड टू रियलिस्टिकली प्राइस द कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्टिंग इन ह्यूज कॉस्ट ओवररन्स एंड लॉसेस बीइंग मेड। तो कंपनी से एक गलती हुई कि भाई जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने हाथ में लिए उनकी कॉस्टिंग वो सही से नहीं निकाल पाए। दिसंबर 2017 में मेजर बैंक्स ने कार्लियन कंपनी को पैसा देने से मना कर दिया, और 2018 में कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब जब इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाएगी तो सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं है ना, वो तो बहुत सारे लोग, मतलब सरकार ने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाएंगे। सरकार को फिर से उन कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी और को हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये दिक्कत आएगी, इतने सारे लोगों की नौकरियां चल जाएंगी, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा। होगा नहीं होगा ये सब चीजें? बहुत सारे बैंक्स ने जो लोन ले रखे हैं, उन बैंकों का पैसा डूब जाएगा कंपनी के अंदर। आएगी ये सारी प्रॉब्लम, यस और नो? यस सर। तो जब इतनी बड़ी कंपनी होती है और उसमें इस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखने की वजह से बंद होते हैं, तो ये बड़ा इकोनॉमी के लिए झटके वाला काम होता है। तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब बोर्ड के काम करने के लिए ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की जरूरत है, ताकि हमें ये पता लग सके कि बोर्ड काम कैसे कर रहा है। ये इन्होंने बताया। वन ऑफ द इश्यू हाईलाइटेड इन दी कार्डियन वाज दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव पे। अब देखो, इस वक्त उस वक्त जब कोई कमिटी बैठी और उसने इस कंपनी के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, तो उनको पता लगा कि कंपनी में डूबने का कारण एक बड़ा ये था कि एग्जीक्यूटिव पे बहुत ज्यादा था। एग्जीक्यूटिव पे का मतलब हो गया जो डायरेक्टर्स लेवल पे लोग लगे हुए, जो मैनेजर लेवल पे लोग लगे हुए, उनको रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा दिया जा रहा था, सिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है, कंपनी नुकसान में चल रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों को सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया जा रहा था। 2016 में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा कंपनी से अर्न किया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो कमिटी बैठाई, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने बोला कि कार्लियन में इफेक्टिव गवर्नेंस की कमी थी। डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन तब भी दिया जा रहा था जब कंपनी बुरी कंडीशंस में थी। ठीक है, कोई क्लॉबैक कंडीशन नहीं थी, मतलब अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको इस तरह की कंडीशन रखनी चाहिए कि भाई प्रॉफिट्स आएंगे, वरना ये पैसा आपसे वापस लिया जाएगा। आया समझ में क्लियर यहाँ पे? तो ये एग्जीक्यूटिव पे मतलब यस सर। डायरेक्टर्स तो ऊपर पैसा ले रहे हैं, दबा के सैलरियां उठा रहे हैं, रेम्युनरेशन उठा रहे हैं, और कंपनी यहाँ पे नुकसान में चल रही है। ठीक है, कोई परवाह ही नहीं है कंपनी की। इस वजह से इतनी बड़ी कंपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से बंद होगी। समझ में आई बात यहाँ पे? यस सर। नेक्स्ट अपना एनरॉन करके भी एक कंपनी थी, जो यूएस की एनर्जी बेस्ड कंपनी थी, है ना। अब इंडिया में भी एनर्जी कंपनीज हैं। इंडिया भी अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने के बाद हमारे पास भी एनर्जी बनाने वाली कंपनियां हैं। कौन सी है मेजर कंपनी, बताओ? नहीं पता? इंडिया में कौन सी कंपनीज है मेजर जो एनर्जी सेक्टर में है? सर इंडस्ट्रीज मेनली रिलायंस की हैं ऐसी, जहां तक मुझे पता है। नहीं, रिलायंस भी है, टाटा भी है, अडानी भी है। एनर्जी में तो मेन यही है वैसे तो देखा जाए तो। यस सर। ठीक है, चाहे सोलर की बात हो कुछ हो, हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं। ठीक है, सुजलॉन करके सुना है नाम? सर क्या? सुजलॉन, SUZLON, सुजलॉन करके एक नहीं सुजलॉन सर। करके कंपनी है, वो भी रिलायंस ऐसी कंपनी ही है। वो मेजर सेक्टर एनर्जी के अंदर मेजर कंपनी है, वो बहुत बड़ी। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। एनर्जी कंपनीज जो होती हैं वो, इनका काम क्या है? बिजली बनाना। बिजली कैसे बनेगी? तो सोलर प्लांट्स, उनके बड़े बड़े सोलर प्लांट्स होते हैं, विंड एनर्जी प्लांट। कभी आप राजस्थान आओगे और टूवर्ड्स जैसलमेर जाओगे, या बाहर बीकानेर जाओगे उस साइड पे जहाँ पे रेगिस्तान रेगिस्तान है, तो आप देखोगे कि बड़ी बड़ी विंड फार्म्स वहां पे बने हुए हैं, क्योंकि हवा बहुत चलती है और खाली जमीनें हैं खूब ज्यादा।
तो आपको दिखेगा कि अच्छा किस तरीके से विंड एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये ओके। कंपनीज एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यूएस में एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन करके, ओके सर। इसमें भी कम से कम 22,000 लोगों को नौकरी दी हुई थी। और रिपोर्टेड रेवेन्यू $101 बिलियन का था 2001 में। इन्होंने अपनी बैंक्रप्सी फाइल करी। एक लेंदी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि एनरॉन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उनको सिस्टमैटिकली क्रिएटिवली प्लान किया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था। ठीक है, लोगों को इस कंपनी में विश्वास इसलिए था कि दिख रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड थे। ठीक है, कुछ ही दिनों में कंपनी के $90 का शेयर कुछ सेंट्स में आ गया। ठीक है, हमारे इस एक हिसाब से देखें तो अभी $90 का शेयर कुछ पैसों में आ जाए, 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे का शेयर, ऐसी स्थिति हो गई उसकी। ऑडिटर था, मेन आरोप आर्थर एंडरसन के ऊपर लगा। ठीक है, उसका ऑडिटर था। और उसके ऊपर लगा कि भाई ऑडिट के टाइम पे इन लोगों ने ये अलार्म रेज नहीं किया कि भाई इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर अनरियलिस्टिक। इनको इनमें जो जिस जिस आधार पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है वो सही नहीं है। आया समझ में? अब इन कंपनीज के बारे में आप थोड़ा और पढ़ोगे ना, आपको इन डेप्थ समझ में आएगा कि क्या हुआ है, क्या ओके दिक्कत है सर। इन कंपनीज के पास, है ना। ओके सर। और इसी के रिस्पॉन्स में यूएस ने एक कानून बनाया, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। ठीक है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिजिड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। हालांकि हमें सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम एसीसी कर रहे हैं। एसीसी कहाँ से बिलोंग करती है ऑर्गेनाइजेशन हमारी? यूके से। यस सर। ठीक है ना, एसीसी है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूके को बिलोंग करती है, तो यूके के अंदर अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है ना। यूएस में सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट है, इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सब सब देशों में अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ किया गया है। तो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कैसे बना, किन प्रिंसिपल्स पे बना? तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ताकि सभी देश या उनकी सरकारें जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई कानून या कोई प्रिंसिपल्स या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के वो ये कानून बनाए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ये तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी कंट्री के लिए लॉ नहीं फ्रेम कर सकती। कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के भी किसी कंट्री के लिए लॉ फ्रेम नहीं करती है, इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। तो ये से प्रिंसिपल दे सकती है। अब एज अ इंडिया अगर हम इनके सदस्य हैं तो इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम अपने देश में क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? यस सर। अब ये प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए क्या है? इंश्योरिंग द बेसिक ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इनमें बताया कि भाई क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कोई प्रिंसिपल बनाओगे तो आपको पहले तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। तो जब इंडिया कोई कानून बनाएगी तो उसको ये चीज ध्यान में रखनी है, ओईसीडी का प्रिंसिपल ये कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, उस कानून के अंदर और क्या बातें होनी चाहिए? राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस। उनकी होल्डर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनके इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या बात होनी चाहिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट और दूसरे इंटरमीडियरीज के लिए भी होना चाहिए, है ना। ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैसे के को लेकर के जाने में, फ्रॉम द इन्वेस्टर टू दी कंपनीज, है ना। ये सब इनके बिना पॉसिबल थोड़ी ना, कंपनीज पैसा कहाँ से रेज करेंगे अगर स्टॉक मार्केट नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, दूसरे इंटरमीडियरी नहीं होंगे, तो पैसा कैसे पहुंचेगा? तो इनका बहुत की रोल है बेटा, यस और नो, हमारे यस यहाँ। सर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जब आप बनाओगे तो इनके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड होना चाहिए। ठीक है, स्टेक यस होल्डर्स का सर। रूल क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और बोर्ड की जिम्मेदारियां। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए किसी भी कंट्री को क्या बनाना पड़ेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में कुछ नहीं बता रहे हैं,
लेकिन इन्होंने बताया कि भाई ये गाइडलाइन है। आज मैं अगर कोई पहली बार काम करता हूं तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो अगर मैं कोई कंट्री हूं और अगर मैं मेरे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को बनाना चाहता हूं तो इन ये एक सिंपल इन्होंने मुझे की पॉइंट्स दे दिए कि भाई आप लोगों को इस चीज के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये चीज है। अब ओएसीडी जो हमारा है वो हमारी यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाया गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के लिए। अब जैसा मैंने ऊपर बताया कि भाई हमें हर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाने की जरूरत नहीं। हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंस कराने की सिर्फ उन कंपनीज को जरूरत है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एट लार्ज है, जो पब्लिकली ट्रेडेड है। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है आम आदमी का। देखो हम आम आदमी है यार, हम छोटे लोग हैं। हम कमाते हैं, हम पैसे कमाते हैं, साल की महीने की जो भी हमने पैसा कमाया, हमारा बहुत सारा पैसा तो घर खर्चों में निकल जाता है। यही होता है बेटा, यस और नो? यस सर। ठीक है, घर के खर्चों में निकल जाएगा आपका बहुत सारा पैसा, ईएमआई जाएंगी, कोई घर की ईएमआई जा रही है, जा रही है। तो हम बहुत कम अमाउंट सेव कर पाते हैं। उस सेविंग का हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा हमारा बैंकों में पड़ा रहता है और कुछ पैसा हम लोग इन शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि भाई हम लोगों का पैसा ग्रो करेगा। अगर ये कंपनीज हम लोगों के साथ धोखा करेंगी इस तरीके से, तो हम लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा ना शेयर मार्केट के ऊपर से। यस सर। और पैसा किसका डूबेगा? वो मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे छोटे लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इसलिए पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उनमें लगा है और मेरे और तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे लोगों का पैसा लगा है। ठीक है, मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है यार? काम कर रहा हूँ, किसी के बेचारे की पेंशन है, वो अपने पेंशन में से, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोग अपना पैसा डाल रहे हैं इसके अंदर। ये इन्होंने बताया। तो इसलिए उनके लिए अब इस कोड को 5 भागों में, 5 पार्ट्स में बांटा गया है। बोर्ड की लीडरशिप, पहला पार्ट बोर्ड की लीडरशिप और कंपनी के पर्पसेस की बात करता है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिवीजन की बात करता है। तीसरा बोर्ड के कंपोजिशन, सक्सेशन और उसके इवेल्युएशन की बात करता है। चौथा आपका ऑडिट, रिस्क और इंटरनल कंट्रोल की बात करता है। पांचवा जो है वो आपके रेम्युनरेशन की बात करता है। ठीक है, अब यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाया ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। आपके यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में रिजिड सेट ऑफ रूल्स नहीं है। देखो, रूल और प्रिंसिपल में एक फर्क होता है, समझते हो रूल और प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है? क्या फर्क सुना है? रूल, रूल एक मैं आपको कोई रूल देता हूँ, एक मैं आपको कोई प्रिंसिपल देता हूँ। दोनों में फर्क है या नहीं है? यस सर। क्या फर्क है? सर रूल रिजिड होता है, मतलब उसको फॉलो करना ही पड़ता है, और प्रिंसिपल जैसे हम। प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं बेसिकली। यस ठीक सर। है ना? वो आपको हर किसी स्थिति में एक निर्णय लेने में गाइड करेंगे, एक डायरेक्शन दे देंगे बस। लेकिन रूल रिजिड है, वो जैसा है उसको एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाया है उसको उन्होंने यहाँ पे रिजिड सेट ऑफ रूल्स के फॉर्म में नहीं बनाया है, उन्होंने प्रिंसिपल्स के फॉर्म में बनाया। फ्लेक्सिबल है, आपको डे टू डे एक्टिविटीज में उन प्रिंसिपल्स को यूज में लेना है। जहां तक हो सकता है आपको उसको कंप्लाई करना है। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो, अगर आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि हम क्यों यूके को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के दिए गए प्रिंसिपल्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अर्शदीप, अर्शदीप इसको आज यहीं तक पढ़ेंगे। एक्चुअली वो नेयल भी गायब हो गई है यहाँ से, तो मुझे 7 तारीख को वैसे ही वापस से ही पढ़ाना पड़ेगा ही। तो इसको आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ पे जो इसको स्प्लिट किया है ना 5 पार्ट्स को, कल हम आगे फर्दर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भाई अर्शदीप? ओके सर। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करो। बाय। ओके सर।